रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी वो मिलने की मजा भी आएगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक तहे दिल से आप सभी को स्वागत करता हूं। और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो बिल्कुल आप सभी तैयारी करें। और आज का जो लाइन था वो आपके लिए काफ़ी अच्छा था, तो आप कभी थक कर ना बैठें, आपके पास समंदर भी आएगा और मंजिल के मुसाफिर कभी थकते नहीं हैं। आपको मंजिल मिलेगी तो उसका मिलने का मजा भी कुछ और होगा। तो इस तरह से आप सभी जो है अपने मंजिल के इंतजार बैठ कर ना करें, चलते रहें। आपके पास हौसला है और वो हौसला रखें, आपके पास बिल्कुल वो मंजिल चलकर आएगा। और जब मंजिल मिलेगी तो आपकी खुशी भी जो है वो कितने गुना अधिक मिलेंगी। तो इस तरह से आप सभी तैयारी करें। और आज हम लोग 18 नवंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें और तैयारी को बेहतर करते रहें और आने वाला परीक्षा में आप बेहतर करें, इसी उम्मीद के साथ आप सभी तैयारी करते रहें। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है, पूर्व आईएएस ऑफिसर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो अभी जो है वो पूर्व आईएएस ऑफिसर थे सीवी आनंद बोस, इनको पश्चिम बंगाल राज्य, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आप पूर्व में देखे थे कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे और उन्हें देश के उपराष्ट्रपति बनाया गया था। तो उस समय से यहाँ पर जो राज्यपाल नहीं थे, हालांकि मणिपुर के जो गवर्नर थे ला गणेशन, उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो अभी वर्तमान में यहाँ के अस्थाई गवर्नर चुन लिया गया है सीवी आनंद बोस को। तो ध्यान रखेंगे तो पश्चिम बंगाल राज्य इसका आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो काफी अभी वहां पर जो है राजभवन और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जो है वो काफी तनाव देखा जा रहा था। इसी बीच पूर्व आईएएस ऑफिसर सीवी आनंद बोस को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत के विभिन्न राज्यों में पश्चिम बंगाल काफी चर्चा में रहती है, इसलिए यहाँ के राज्यपाल को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष फिर से बढ़ाया गया। तो लगातार इनके कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में ईडी के डायरेक्टर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय कुमार। ध्यान रखेंगे संजय कुमार को जो है वो लगातार तीसरी बार इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा संजय कुमार, ध्यान रखिएगा। और अगर हम ईडी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये काफी चर्चा में अभी रहता है ईडी। तो इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न देखने के लिए आपको परीक्षा में मिल सकता है। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना के पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है। तो भारतीय सेना में पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉस नायक मंजू, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद यह पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इन्होंने ऐसा करके अपना जो है वो नाम दर्ज किया। तो भारतीय सेना के एडवेंचर विंग के स्काई ड्राइविंग ट्रेनिंग टीम में प्रशिक्षण इन्हें दिया गया था और इस तरह से इन्होंने 10,000 फीट से छलांग लगाकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका आंसर 1 नंबर लॉस नायक मंजू हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि परिवार नियोजन पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो परिवार नियोजन पर अभी हाल ही में जो है वो एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसपे भारत लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 में जो है भारत एकमात्र देश चुना गया है। तो इसलिए काफी चर्चा में आ गया है प्रश्न। तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है।
थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में देश श्रेणी में भारत लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग यानी कि एक्सेल अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है भारत। तो इस तरह से इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे आप, इसका आंसर थाईलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि अभी हाल ही में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण एनपीएस ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में एनपीएस ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और उनका नाम है, ध्यान रखेंगे, सूरज भान जो है वर्तमान में अभी पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो होता है वो आपका धन के प्रबंधन का कार्य करता है और इस तरह से इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष सूरज भान को चुना गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर, मार्च 2023 में राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो मार्च 2023 में जो है एक समिट होगा जिसमें रजत प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और इसमें भारत जो समझौता किया है वह देश है डेनमार्क। ध्यान रखिएगा कि डेनमार्क के साथ भारत मिलकर 2023 में ये रजत प्रदर्शनी की मेजबानी करेंगे और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदर्शनी में अपने संग्रह से सर्वश्रेष्ठ चांदी की वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे ये लोग और दोनों देश की संयुक्त प्रदर्शनी डेनमार्क और भारत से चांदी के खजाने का आयोजन मार्च 2023 से शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर डेनमार्क हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि अभी वर्तमान में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का संबोधन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का संबोधन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में मुंबई में किया गया है, ध्यान रखिएगा, मुंबई में किया गया और यह वित्त व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने में चार्टर अकाउंटेंट की महत्वपूर्ण भूमिका हेतु भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो खासकर वित्त व्यवस्था में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है उसी को जानने के लिए इसका आयोजन, और सबसे बड़ी बात है कि यह भारत में इसका आयोजन इस बार पहली बार किया गया और इसमें लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में जो ओम बिरला हैं इन्हीं के द्वारा इसका संबोधन किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर मुंबई हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा एवं आपात स्थिति का योजना बनाने हेतु नागरिक इलाके में किए जाने वाला सबसे बड़ा अभ्यास। तो देखिए लाइन से आपको बहुत सारा प्रश्न निकलता है, अगर हम क्वेश्चन देते हैं तो उसमें भी आपका क्वेश्चन छिपा रहता है और आंसर छिपा रहता है। तो आप क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और साथ साथ आप जो है वो प्रश्न को बनाते चलेंगे और आपको लास्ट में देखना है कि आप 10 में कितना सही कर रहे हैं, तो वो जरूर देखें। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा वीडियो में, ताकि आपको अंत में 1-2 क्वेश्चन और मिलेगा जो कि आपको पता ही है कि हम लोगों का जो है वो लास्ट में जो है सवाल हमारा जवाब आपका में स्वागत डेली रहता है, तो उसमें भी जाना है। लेकिन आप एक कलम कॉपी लेकर बैठे और नोट करते चले ताकि आप जो है वो देख सके कि हम कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं, और सीखते चले, नोट करते चले ताकि आपको फायदा हो। और पीछे की भी वीडियो आप रिवीजन करते रहें, देखकर रिवाइज करते रहें। आपको जब भी समय मिले तो इसे एक बार जो है वो ऑन करके सुन ले, ताकि आपका जो है वो रिवाइज होते रहे और आपका करेंट अच्छा होते चल सके। तो इस तरह से आप सभी इसको देखें। तो एक प्रश्न कह रहा है कि सुरक्षा एवं आपात स्थिति का योजना बनाने हेतु नागरिक इलाके में, तो सबसे बड़ी चीज है कि ये अभ्यास जो हुआ वो नागरिक इलाका में हुआ और ये सबसे बड़ा अभ्यास है नागरिक इलाका का, जो कि सुरक्षा में आपात स्थिति में योजना बनाने में मदद मिल सके। और इसमें भारत और इजराइल संयुक्त सुरक्षा ड्रिल संपन्न हुआ, यानी कि भारत और इजराइल के बीच जो है ये सुरक्षा ड्रिल था और इसका ये संपन्न हुआ है। तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ? तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में हुआ। और इसमें दिल्ली पुलिस प्लस NSG
प्लस फायर ब्रिगेड प्लस ट्रैफिक पुलिस और इजरायली दूतावास एवं गृह मंत्रालय ने सभी मिलकर जो है इस सुरक्षा ड्रिल अभ्यास को संपन्न किया है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यह नागरिक इलाके का सबसे बड़ा अभ्यास था और ये संपन्न हुआ है। तो इस तरह से इस प्रश्न पे आप ध्यान देंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली निजी रॉकेट विक्रम एस का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो 18 नवंबर को ही विक्रम एस का सफल परीक्षण किया गया और यह भारत का पहला निजी रॉकेट है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस है और इसका सफल परीक्षण किया गया। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है, ध्यान रखिएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ से आपको एक प्रश्न उठता है कि जिस मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है उस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। यानी कि प्रारंभ मिशन के तहत रॉकेट विक्रम एस का सफल परीक्षण किया गया है और विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए इसका नाम विक्रम एस रखा गया था। यानी कि ये जो प्रथम निजी सेक्टर का रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, इसको जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक हैं विक्रम साराभाई, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसका नाम जो है विक्रम एस रखा गया। और इस तरह से इसका सफल परीक्षण सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है और यह भारत की पहला निजी रॉकेट है जिसे सफल परीक्षण किया गया। तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है वो अब इस उपग्रह या फिर रॉकेट क्षेत्र में भी काफी निजी लोगों को भी भागीदारी बढ़ चुका है और अब अपना अपना जो है ये लोग रॉकेट प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण है और इस तरह से इसरो जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसरो, ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है बेंगलुरु के अंदर है और इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इसके हेड जो हैं एस सोमनाथ हैं। तो इस तरह से आपके परीक्षा के दृष्टि से ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप जो है ध्यान देंगे, डेली आपको 8 से 9 प्रश्न दिया जाता है जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी उसे देखते रहें और साथ साथ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, सभी करें। और आपको जो कमेंट में एक प्रश्न का आंसर देना रहता है उसे अवश्य करें। जो लोग भी वीडियो को देखते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, वो सभी लोग, जिनको आता है या नहीं आता है, वो सभी लोग कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप सभी कितना सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो इस तरह से आप जरूर कमेंट करें और ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और आइए आपको आज के जो प्रश्न है, कल जो हम प्रश्न दिए थे, सवाल हमारा जवाब आपका, इसमें प्रश्न था तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बहुत लोगों ने ग्वालियर आंसर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी सीख रहे हैं और इसी तरह से आप सभी कमेंट करते रहें। बहुत अच्छा लगा आप जब आंसर देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आप सभी ऐसा करते रहें। तो इसका आंसर ग्वालियर बहुत अच्छा है। और अगला सवाल है उसको हम लोग देखते हैं कि सवाल हमारा जवाब आपका में आज का जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। बिल्कुल आपसे उम्मीद है कि आप सभी करेंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप सभी एक दिन सफल होंगे और आप सभी अपने घर और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल आप सभी से मुझे बहुत उम्मीद है, आप सभी सफल हों। भगवान आपके लक्ष्य को जो है वो लक्ष्य के तक पहुंचा दे और आप अपने मंजिल को हासिल कर ले। इस तरह से आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप सभी अपने करेंट को रिवाइज करें, पीछे की वीडियो अवश्य देखें और अपना तैयारी करते रहें, समय फालतू के ना गंवाएं और आप बेहतर करें। आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।